देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी इसमें वो ये थी कि कैबिनेट मिशन में वो ये थी कि इन्होंने पार्टीशन की जो बात थी उसे डिनाई कर दिया था। उन्होंने पार्टीशन के बारे में मना कर दिया और उसकी बजाय इन्होंने ये सेक्शंस में बांट दिए थे प्रोविंसेस को, और एक इन्होंने टर्म रख दी मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई करने के लिए या माइनॉरिटीज की जो डिमांड थी उसे सेटिस्फाई करने के लिए कि 10 साल बाद अगर ये प्रोविंस अलग होना चाहें तो हो सकते हैं। पहले 10 साल तक ये देख लें, और 10 साल बाद ये अगर किसी ग्रुप में से ग्रुप चेंज करना चाहें अपना तो कर सकते हैं 10 साल बाद, या अलग भी हो सकते हैं 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर। पर उन्होंने पार्टीशन की मांग को रिजेक्ट कर दिया। ये चेंज क्यों आया ब्रिटिश एटीट्यूड में? देखो, इस चेंज का सबसे बड़ा कारण ये था कि कॉमनवेल्थ इस समय, जो कि वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी, और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म या कॉलोनियलिज्म अगर कहें उस समय का सभी देशों का, वो टूट चुका था। उसकी स्ट्रक्चर टूट चुकी थी, वर्ल्ड वॉर ने तोड़ दिया था। लेकिन ब्रिटेन चाहता था कि उन देशों के साथ संपर्क बना रहे। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संपर्क जो ब्रिटेन ने कायम किए थे अपनी कॉलोनीज के साथ में, वो बने रहे आगे भी। इसलिए उसने कॉमनवेल्थ की को फॉर्म कर लिया था। और भारत कॉमनवेल्थ वेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी देश था, एक उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी सप्लाई वगैरह के लिए। इसलिए यूनाइटेड इंडिया उनके फेवर में थी बात, तो फिर उन्होंने इसे रिजेक्ट किया फाइनली। और जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भी इलेक्शंस हो गए, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो चुन ली गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो गई जुलाई 1946 में। सितंबर में एक इंटरिम गवर्नमेंट बन गई थी, क्योंकि एक प्रावधान था उसमें, कैबिनेट मिशन प्लान में ही, कि जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना संविधान नहीं बना देगी देश का, तब तक एक अंतरिम सरकार काम करेगी, जिसमें मुस्लिम लीग और सभी दलों के सदस्य मतलब शामिल होंगे, इंटरिम गवर्नमेंट। तो फिर इसी आधार पर इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में बनी। क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ा दल था, तो उस दल के जो नेता थे उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, अध्यक्ष चुना गया। इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बने। हालांकि उस समय प्रधानमंत्री शब्द का यूज नहीं किया गया था। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, मैं भी कर लेता हूँ कभी कभी। लेकिन फैक्ट ये है कि फर्स्ट वर्ड जो था वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था, दैट वाज वाइस प्रेसिडेंट। जो इंटरिम गवर्नमेंट का हेड था उसे शब्द दिया गया था सबसे पहला वाइस प्रेसिडेंट। कारण, क्योंकि वॉयस रॉय अभी तक भी था भारत में, और वॉयस रॉय पूरी तरीके से नॉमिनल हेड था गवर्नमेंट का। तो फिर एग्जीक्यूटिव हेड के क्या कहेंगे? तो एग्जीक्यूटिव हेड को वाइस प्रेसिडेंट कहें, क्योंकि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड होता है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो डेप्यूटी हेड होगा। तो इसलिए जो वर्ड यूज किया गया उस समय वो इनके लिए वाइस प्रेसिडेंट यूज किया गया, और एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी। मुस्लिम लीग इस इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल नहीं हुई। 16 अगस्त को जब इन्होंने जुलाई में फाइनली कैबिनेट इन्होंने मार्च में, और शायद मार्च, अप्रैल अप्रैल और मई के महीने में कैबिनेट मिशन ने जब ये खारिज कर दी पाकिस्तान की मांग, तो फिर जिन्ना बिल्कुल तिलमिला गए। उन्होंने 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया, और नारा दिया कि लड़के लेंगे पाकिस्तान। और कम्युनल वायलेंस दबा के हुए, ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स, ग्रेट दिल्ली किलिंग्स, ग्रेट बिहार किलिंग्स, इसी क्रम में है। लोगों को मारा गया बुरी तरीके से। कलकत्ता में मुस्लिम हिंदुओं को मारा गया, उसका बदला हिंदुओं ने दिल्ली में लिया, मुसलमानों को मारा। मुसलमानों ने फिर उसका बदला बिहार में लिया।
जो ये बदला है ना, ये कभी खत्म नहीं होता, चलता रहता है। क्योंकि ये, इससे बेवकूफी वाली जो चीज है वो तो कुछ हो नहीं सकती। खैर फाइनली कम्युनल वायलेंस जो था वो पूरे देश में रप्ट हुआ, और कोई भी सरकार उसे रोकने में नाकाम रही। गांधी ने खूब कोशिश की लेकिन नहीं रुका। और इसी बीच में जब ये कम्युनल वायलेंस और ये सब चल रहा था, फरवरी 1947 में, फरवरी 1947 में, अच्छा हाँ, एक चीज और हुई। शुरुआत में तो मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी इंटरिम गवर्नमेंट में, लेकिन कम्युनल वायलेंस के बाद वो इसमें शामिल हो गई। लेकिन शामिल इसलिए नहीं हुई कि उनको सरकार को चलाना था, शामिल इसलिए हुई कि उनको ये सरकार के अंदर ही रुक शामिल होकर, इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर, ये दिखाना था लोगों को कि हिंदू और मुस्लिम दो साथ साथ नहीं रह सकते, दोनों मिलकर साथ साथ नहीं रह सकते, साथ साथ सरकारें भी नहीं चल सकती हैं। इसलिए लियाकत अली को फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई थी। जब मुस्लिम लीग शामिल हो गई इंटरिम गवर्नमेंट में, तो लियाकत अली वाज प्रोवाइडेड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लियाकत अली ने उसके लिए कोई फंड ही रिलीज नहीं किए, उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिए फंड, मिनिस्ट्रीज के लिए फंड रिलीज नहीं किए, हेल्थ के लिए नहीं किए, एजुकेशन के लिए नहीं किए। इवन जब दंगे हो रहे थे तो रिलीफ फंड मांगा गया लियाकत अली से, उन्होंने वो भी नहीं रिलीज किया। तो फाइनली ये हुआ कि सरकार को भी ये महसूस हुआ कि अब चलाया नहीं जा सकता है, कांग्रेस को भी ये महसूस हुआ कि अब आगे हम लोग बहुत ज्यादा नहीं चल सकते। इसी क्रम में फरवरी 1947 में, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, फरवरी 1947, ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली ने अपनी घोषणा की, ग्रेट डिक्लेरेशन है वो, और उन्होंने ये कहा उस घोषणा में कि हम 30 जून 1948 से पहले पहले भारत को छोड़ देंगे। ये डिक्लेरेशन कहलाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की। 30 जून इंपॉर्टेंट है डेट। 20 फरवरी 1947 को उन्होंने ये कहा कि 20 जून 1948 को एक तो भारत छोड़ देंगे हम, और रिकॉन्सिलेशन के लिए, बातचीत के लिए, पावर ट्रांसफर के लिए लॉर्ड वॉवेल को बुला के लॉर्ड माउंटबेटन को रिप्लेस किया गया। रीजन उसका ये था, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो राजा के भाई थे, उस समय राज परिवार के एक सदस्य थे वो, और बड़े प्रोमिनेंट पर्सन थे राज परिवार में। उनको ही फिर यहां पर भेजा गया, और एक सुलझे हुए व्यक्ति थे वॉयस रॉय बना के। दो बातें। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर मान लो कोई रिकॉन्सिलेशन नहीं होती है लोगों के बीच में, कि सत्ता हम लोग किसे ट्रांसफर करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। क्योंकि यहाँ लोग लड़ रहे थे ना, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई रिकॉन्सिलेशन नहीं होती है, किसी आप सहमति के ऊपर आप नहीं पहुंचते हो कि हम लोग भारत में सत्ता किसे ट्रांसफर करके वापस जाएंगे, तो हम एक से ज्यादा अथॉरिटी को भी सत्ता ट्रांसफर कर देंगे। ये सबसे खराब थी बात। उन्होंने कहा हम एक से ज्यादा अथॉरिटी को भी सत्ता ट्रांसफर कर सकते हैं, हमें तो जाना है। इतनी जल्दी में थे ब्रिटिशर्स। 200 साल उन्होंने रूल किया, और अब एक साल में उनको भागना था यहां से। अभी देखा नहीं, जैसे अफगानिस्तान में से गए थे अमेरिकन, वैसे ही ये लोग भी अपना सामान समेट के बहुत तेजी से गए। इनको प्रॉब्लम चिंता नहीं थी। और फाइनली यही हुआ कि इसलिए जो बंटवारा था वो बड़ा डिस्टर्ब्ड रहा हम लोगों का। पार्टीशन बड़ा डिस्टर्ब था। भारत से जाने का रीजन उनका इसलिए था, तेजी से, एक तो यहाँ लगातार कैओस बढ़ रहा था, अराजकता फैल रही थी। एक तरफ तेलंगाना आंदोलन, तेभागा आंदोलन, कम्युनिस्ट मूवमेंट शुरू हो गया था भारत में, साम्यवादी आंदोलन हैदराबाद में शुरू हो गया था। ब्रिटिशर्स की जो सबसे बड़ी नींव थी, दैट वाज आर्मी, अब वही उनके साथ नहीं थी। इंडियन सिविल सर्विसेज, इंपीरियल सिविल सर्विसेज कहते थे उस समय उसे, वो उनके साथ नहीं थी। भारत में वो किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते थे, और लगातार दंगे हो रहे थे। ब्रिटिशर्स, अब यहां दंगे होने की वजह से जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो सूख रहे थे। ब्रिटेन को यहां से कुछ नहीं मिल रहा था, वो इवन प्रशासन के ऊपर वो ज्यादा खर्च कर रहे थे भारत में। ब्रिटेन की हालत वैसे ही खराब हो गई थी, आर्थिक स्थिति, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद।
जर्मनी ने बहुत फोड़ दिया था उन लोगों को। वो खड़े ही नहीं हो सकते थे बिना अमेरिकन मदद के, अमेरिका से पैसा उधार आ रहा था वहां पे। तो उस पैसे को फिर वो भारत में क्यों लगाते? इसलिए उनको ज्यादा समय तक यहां रुकना था ही नहीं, फिजिबल ही नहीं था उनके लिए। दूसरी बात, उनको ये तय हो गई थी ब्रिटिशर्स को कि रशियन जो आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भारत में आ जाएगी। इसलिए भारत जो है वो अब उनके लिए एक सही प्लेस नहीं है। ये बहुत सारे रीजन थे जिनकी वजह से उन्होंने यहां से तुरंत जाने का निर्णय लिया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? एटली का डिक्लेरेशन तक बात समझ में आ गई? 20 फरवरी 1947 तक। चलिए आगे चलते हैं। देखो, इसी बीच में जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुनाव हो गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुना गया था प्रोविंस से, प्रोविंशियल असेंबली से चुना गया था। लोगों ने प्रोविंशियल असेंबलीज के लोगों को चुना, डायरेक्ट वोट दिया 1935 के फ्रेंचाइजी के आधार पर, इलेक्टोरल फ्रेंचाइजी के आधार पर, जिसमें मैंने बताया केवल 10% लोग ही थे वोट डालने वाले। और प्रोविंस के जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वहां से लोगों ने फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों को चुना। जो भी ऊपर मेंबर निर्धारित हो गए थे, 389 मेंबर्स को चुना। जुलाई में ये चुनाव हो गए। और इसी समय सितंबर में एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बन गई। इंपॉर्टेंट है ये, तो लिखना। इन इंटरिम गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट में हिस्सा नहीं लिया, या अंतरिम सरकार में हिस्सा नहीं लिया, जबकि इन्हें लेना था, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और कारण उसका यही था कि कैबिनेट मिशन ने मना कर दिया था पार्टीशन के लिए। और इन्होंने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया, सीधी कार्यवाही दिवस कहते हैं उसे। लड़के लेंगे पाकिस्तान, ये नारा दिया गया और कम्युनल वायलेंस की शुरुआत हो गई। इवन ये भी था कि बंगाल में सरकार थी मुस्लिम लीग की, ईस्ट जो बंगाल था उसमें। तो उसमें सुहरावर्दी जो थे वो डिफेंस वो थे, होम मिनिस्टर थे उसमें। तो वो खुद ही शामिल हो गए दंगों में। और उन्होंने कलकत्ता किलिंग्स, जिन्हें ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स कहा जाता है, उनको कंडक्ट कराया। बुरी तरीके से मारा गया लोगों को, मतलब हिंदुओं को मारा गया। फिर बिहार में उसका बदला हुआ, वही सब चलता रहा, कम्युनल वायलेंस की शुरुआत हो गई। तो आप लिख, इसी के साथ संपूर्ण भारत में दंगों की शुरुआत हुई। दंगों की शुरुआत हुई, ठीक है। लेकिन हल दंगों से भी नहीं निकला। पहले तो जिन्ना को ये लगा कि डर जाएंगे कांग्रेस वाले और फिर मान लेंगे मांग, या सरकार भी डर जाएगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर जिन्ना ने इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल हो गए कुछ ही समय बाद। तो फिर इंटरिम गवर्नमेंट में जब शामिल हुए तो कुछ सीटें खाली की गई उसमें। और लियाकत अली जो थे उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे मुस्लिम लीग के। तो आप लिखना उस बात को। जिन्ना हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, मतलब नेताओं का लेवल समझ में आएगा आप लोगों को ना, नेताओं का लेवल। जिन्ना हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे बंटवारा ले कर रहे थे। लेकिन जिन्ना की वाइफ जो थी वो हिंदू थी। जिन्ना की जो बेटी थी, उन्होंने एक हिंदू से शादी की। बॉम्बे में इनका घर था, जिन्ना हाउस बॉम्बे में। अभी इन्होंने, बीजेपी वालों ने उसे शत्रु प्रॉपर्टी पता नहीं क्या क्या लाके उस पर कब्जा किया। इन लोगों ने करना नहीं चाहिए था, क्योंकि विरासत है। एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्ना भी, भले ही वो जो भी थे, ऐसा करना नहीं चाहिए था। खैर इन लोगों ने किया। नेताओं का ये होता है। और देखो, वो पाकिस्तान भी नहीं गई ना, जिन्ना की वाइफ पाकिस्तान गई ना, उनकी बेटी बॉम्बे में ही रही। उनका एक बेटा भी है, ये है ना नेस वाडिया, आपने नाम सुना होगा, जो पंजाब किंग्स 11 का मालिक था पहले। वो जिन्ना का क्या हुआ, मतलब बेटी का बेटा है, जिन्ना की बेटी का बेटा है।
चलो खैर, ये सब नेता है, इनकी अपनी अपनी कहानी है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही नेता है अभी भी, ये लोग कभी नहीं बदलेंगे।